हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को YouTube स्टडी 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में a बराबर r/2 सूत्र का निगमन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सच में a बराबर r/2 सूत्र का निगमन करना सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में रखकर a बराबर r/2 सूत्र का निगमन करने वाले हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में रखकर a बराबर r/2 सूत्र का निगमन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना है। क्या है करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो देख सकते हैं कि मैंने एक अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक है, आपका M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 जो है ये आपका एक अवतल दर्पण है। आइए आपका ये लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है आपका मुख्य अक्ष क्या है, आपका ये जो लाइनिंग है मुख्य अक्ष है। पीसी जो है आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, जो आपका ये पी मतलब पोल ये ध्रुव है आपका। M1 M2 का जो मिडिल अक्ष P है ये आपका ध्रुव है। ठीक है, और ये F आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फोकस दूरी है और C आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो हमको एक मुख्य अक्ष के समांतर इस पर किरण डालना है। ठीक है, तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को डाल दिया। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक किरण को रख दिया। आप सभी को मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो चलिए ये जब दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो चलिए हमने फोकस से इसको गुजार दिया है। देख सकते हैं कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरी है। अब आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप सभी को मालूम है कि एक समतल सतह से जब प्रकाश किरणें टकराती है क्या होती है, ये मैंने एक किरण को डाला हूं ये समतल सतह पर। ठीक है, जब समतल सतह पर एक प्रकाश किरण टकराती है तो क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप पढ़े होंगे कि जब समतल सतह पर प्रकाश किरणें टकराती है तो वह पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमने एक अभिलंब को डाल देते हैं। क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं ताकि मेरा आपतन कोण और परावर्तन कोण पता चले। तो आप सभी को मालूम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण कौन सा होता है, तो आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण परावर्तन कोण होता है क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सेम टू यही यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक किरण आई है और सतह से टकराने के बाद वो पुनः वापस लौट गई है। तो मैंने क्या करेंगे, यहाँ से एक अभिलंब को डालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दे रहा हूं। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया है। ठीक है, इसका नामकरण कर दिए। ये जो आपका किरण है ये आपको AB किरण है। ठीक है, और B से C पर मैंने एक अभिलंब डाल दिया है। आप सभी को मालूम है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। इसे लिख लीजिए आपतित रेज यानी आपतित किरण ये है। और ये आपकी क्या है, ये परावर्तित किरण है। क्या है, ये आपकी परावर्तित किरण है। आप सभी को मालूम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, तो I होता है यानी आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण कौन सा होता है, तो परावर्तन कोण होता है। इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना तो बात आप समझ में आ गई। अगर आप इतना फिगर को समझ लिए है तो आपको इस सूत्र को निगमन करने में तनिक सा भी डिफिकल्ट नहीं हुआ। जो M1 M2 है ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। तो लिखेंगे कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC है। जो आपको ये PC है ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष क्या है आपका PC है।
आपतित किरण आपकी क्या है, तो आपतित किरण ए बी है और परावर्तित किरण क्या है, तो परावर्तित किरण बी एफ है। क्या है, परावर्तित किरण बी एफ है और सी से बी पर एक अभिलंब है। ठीक है, आप इतना लिख लेंगे। तो चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा हूं देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हूं कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो M1 M2 है एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा PC एक मुख्य अक्ष है। इसमें देख सकते हैं कि इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है वो P है और वक्रता केंद्र C है तथा PC क्या है, एक मुख्य अक्ष है। ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये आपका मुख्य अक्ष है, यानी PC जो है आपका मुख्य अक्ष है। और लिखा गया कि AB आपतित किरण एवं BF परावर्तित किरण है। आप देख सकते हैं कि जो AB है वो आपतित किरण है एवं BF जो है परावर्तित किरण है। C से B पर एक अभिलंब डाला गया है। क्या डाला गया है, तो C से B पर एक आपको अभिलंब डाला गया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो आप कैसे निगमन करेंगे, तो आप लिखेंगे कि कोण ABC इजकल टू कोण CBF। कोण ABC इजकल टू कोण CBF कैसे होगा, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कोण ABC इजकल टू हो जाएगा कोण CBF के। कैसे, तो परावर्तन के नियम से आप सभी को मालूम है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण I इजकल टू कोण R। तो वही मैंने लिखा हूं कि कोण ABC इजकल टू कोण CBF। ठीक है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि परावर्तन के नियम से। कैसे, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम कहता है कि कोण I इजकल टू कोण R जो होता है आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। इतना सब समझ में आया। अब आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि जो आपका AB है CP के क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। तो आप सभी को मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपस में दोनों कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो ये कोण I है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर कोण से ये कोण I है तो ये भी कोण I हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि कोण ABC इजकल टू कोण BCF कैसे होगा, इसमें देख सकते हैं कि कोण ABC इजकल टू किसके हो जाएगा, तो कोण BCF के। जो आपका कोण में जो आपका बीच का होता है वही बराबर होता है। ठीक है, आप इस कोण में देख सकते हैं कोण ABC में तो किसकी बात की जा रही है, तो कोण B की बात की जा रही है। और कोण BCF में बात की जा रही है तो वो कोण C की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोण B इजकल टू कोण C कैसे हो गया, तो आप देख सकते हैं कोण I इसमें बराबर हो जाएगा। ये कोण B है I और ये कोण C भी I है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण से आपको बराबर हो जाएगा। तो कोण ABC इजकल टू कोण BCF कैसे बराबर हो गया, तो एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से ये आपका जो बराबर होगा वो ये एकांतर कोण से बराबर होगा। आप देख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में LHS पक्ष और समीकरण 2 में LHS पक्ष बराबर है। तो LHS पक्ष बराबर है तो RHS पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण CBF इजकल टू कोण BCF हो जाएगा कि नहीं। जब समीकरण दोनों में LHS पक्ष बराबर है तो RHS पक्ष भी बराबर होगा। आप इस त्रिभुज में देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। क्या CBF क्या हो रहा है, एक आपका त्रिभुज बन रहा है। आज देख सकते हैं कि ये C जो है आपका I है और कोण B, इसमें कोण B जो है आपका R है। तो आप सभी को मालूम है कोण I इजकल टू कोण R कैसे, परावर्तन के नियम से आप सभी को मालूम है कि कोण I इजकल टू कोण R होता है। जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का यह आपका दो कोण बराबर है। ये आपका ABC मान लीजिए। ठीक है,
ये त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में दो कोण क्या है, बराबर है। तो ये कोण दो बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि इस कोण की सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा आपस में क्या बराबर होती है, तो इस कोण की सामने की भुजा आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा किसकी, AB के। ठीक है, इस कोण की सामने की भुजा और इस कोण की सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये कोण I के सामने की भुजा क्या है, तो BF है। क्या है, BF यानी FB है। और कोण R इसके सामने की जो भुजा है वो आपका CF है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दूंगा, CF इक्वल टू लिख दूंगा, CF इक्वल टू FB लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमने कि CF इक्वल टू BF लिख सकता हूं कि नहीं, कैसे, तो समद्विबाहु त्रिभुज से यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से यह आपका क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा CF इक्वल टू BF हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये जो आपका B है ये ध्रुव के अगर पास हो, आज यदि P के निकट हो, तो जितना आपकी BF दूरी है उतना ही आपकी कितना हो जाएगी, PF की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यदि बिंदु B PF इक्वल टू कितना हो जाएगा, BF हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, जब ये बिंदु P के निकट हो जाएगा तो जितना BF की दूरी होगी उतना ही FP की दूरी होगी। तो वही मैंने बात को लिखा हूं, PF इक्वल टू कितना, BF लिखा हूं। ठीक है, इसको समीकरण मान लीजिए 3 और इसको समीकरण मान लीजिए 4, और समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखेंगे तो लेफ्ट RHS साइड दोनों का बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 के देखेंगे तो RHS साइड दोनों का क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो LHS साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि CF इक्वल टू कितना हो जाएगा, PF हो जाएगा, CF इक्वल टू PF हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि CF इक्वल टू क्या है, PF है। दोस्तों इस चित्र में आप ध्यान देंगे तो C से F की दूरी आपको मालूम नहीं है, C से F की दूरी पता नहीं है। तो आप सभी को मालूम है कि ध्रुव से C की दूरी को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव से PF की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको P से C की तो दूरी पता है, बल्कि F से C की दूरी पता नहीं है। तो मैंने CF के स्थान पर कैसे लिखूंगा, तो CF के स्थान पर कितना लिख सकता हूं, तो CF के स्थान पर PC माइनस PF लिख सकता हूं, PC माइनस PF लिख सकता हूं। तो यहाँ पर ध्यान दो, CF के स्थान पर लिख सकता हूं PC माइनस PF लिख सकता हूं, इक्वल में क्या है, PF है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पक्ष में PF है और ये माइनस में इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में PF हो जाएगा। तो PC इक्वल टू कितना हो जाएगा, PF 2PF हो जाएगा। ठीक है, PF इक्वल टू PC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि PC इक्वल टू, PC की दूरी कितना है, तो कैपिटल R है, PC की दूरी कितना है, कैपिटल R है, इक्वल टू, और PF की दूरी कितनी है, तो P से F यानी ध्रुव से P की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 है और PF की दूरी F है, तो R बराबर 2F हो गया। ठीक है, तो R बराबर कितना हो गया, 2F, तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र को हमको निगमन करना था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दबा